बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है। पीटीआई की दरखास्त हो गई है मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने हदायत की है इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर पंजाब के साथ मशावरत करके फौरी तौर पे तारीख जो है इलेक्शन की वो अनाउंस कर दी जाए और 90 दिन के अंदर पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन है उनका इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जाए। इस जजमेंट के बाद जनाब ज़मान पार्क में खुशियां मनाई जा रही हैं। पीटीआई के कारकुन जो हैं वो ढोल धमक्के, भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। क्या ये जो मिठाइयाँ वगैरह हैं ये धरी की धरी रह जाएंगी? क्या इलेक्शन जो हैं वो जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 90 दिन के अंदर हो जाएंगे? क्या कानूनी रास्ते हैं दूसरे फरीक के पास यानी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के पास, यानी जिन पंजाबी के अंदर वेर जाना, वेर ने देखी कानूनी रस्ते ने, इस पर बात करेंगे। कहीं ये उस तरह की कोई जजमेंट तो नहीं जैसे शाहद करीम साहब ने, मिस्टर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने जो जजमेंट दी थी और उसके बाद पीटीए वालों ने समझ लिया था कि हमारे जो 43 अरकान हैं वो बहाल हो गए हैं और वो चले भी गए थे असम्बली में, जनाब सानू बैठन दो। उस जजमेंट के बाद जो हुआ है, उस जजमेंट में क्या हुआ है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कल मैंने एक वीला किया था जो नैब में तरमीम वाला केस है। उसमें जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशंस दी थी, रिमार्क्स दिए थे, मैंने ये अर्ज किया था कि वो मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जो 16 या 17 जनवरी को कोई रिमार्क्स दिए थे समात के दौरान, वो उनका जवाब है। और आज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो कल रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उनका जवाब दिया है। ये वैसे बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि जवाबल जवाब हो रहा है, दलाइल का जवाब दूसरे फरीक ने देना होता है, उन्होंने अदालत को कायल करना होता है। लेकिन यहाँ एक अजीब हो रहा है यहाँ पे कि जो बेंच के फाजिल अरकान हैं वो एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। ये कल वो उन्होंने कहा था ना, कल वाले वीलाग में मैंने अर्ज किया था ना कि सैयद मंसूर अली शाह साहब ने 16 या 17 जनवरी को ये रिमार्क्स दिए थे कि हम एक ऐसे शख्स का केस क्यों सुने जो पार्लियामेंट से निकल गया हुआ है, पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहता, इस तरह की बात। और फिर कल के वीलाग में ही मैंने बताया था कि केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसके पास एक बड़ी जमात है वो पाकिस्तान की, और फिर जोश खिताबत में वो कुछ ज़्यादा कह गए और ये भी कह दिया कि जानबूझ के जनाब पार्लियामेंट को नामुकम्मल रखा गया है। और फिर वो जो अब तक एक ही वज़ीर आज़म ऐसा है जिसके बारे में ये समझा जाता था कि वो ईमानदार है, और मैंने ये अर्ज़ किया था वो शायद जुनैजो साहब का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 58(2)B का उन्होंने हवाला दिया था साथ। इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने लियाकत अली खां को भी उन जो करप्ट वज़ीर आज़म हैं उनमें रख लिया है। बहरहाल इस पे बड़ी लय-दे हुई है, बड़ी आवाज़ उठी है पार्लियामेंट में, ख़ास तौर पे सेनेट में, और इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात की है कि अगर हम ये कहें यहाँ खड़े होके कि जनाब सिर्फ एक ही जज जो है वो ईमानदार आया है, वैसे अगर उन्होंने नाम तो उन्होंने तो इशारा भी नहीं किया किसी को, उन्होंने तो वैसे ही ताना सा दिया है, तो वो कार्नेलियस के बारे में ये कहा जा सकता है कि कार्नेलियस के ऊपर कोई सवाल नहीं है, कि कोई सवालिया निशान नहीं है उनकी ज़ात पे। बहरहाल वो कल की कल के साथ गुज़र गई, तनकीद हो गई, सियासतदानों ने अपने अंदाज में बात कर दी, सहाफ़ियों ने, तजज़िया नगारों ने अपने अंदाज में बात कर दी, मैंने भी इसमें बात कर दी। तो आज जो उसकी समाअत हुई है, यानी अब तो तारीख बदल गई है, कल कह लें, कल जो नैब वाला जो केस है इसकी समाअत हुई है, तो वहाँ जो कल नुक्ते जो सवाल उठाए थे उमर अता बंदयाल साहब ने मंसूर अली शाह साहब के 16 या 17 जनवरी वाले रिमार्क्स के हवाले से जवाब दिए उन्होंने। तो आज मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने भी जवाब दिए, सवालात उठाए, और उन्होंने क्या कहा, वो जो उनके जो रिमार्क्स थे वो हमने कंपोज करके स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं
تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے نیب ترمیمی بل پر ووٹنگ سے اجتناب کیا. ووٹنگ سے اجتناب کرنے والے کا عدالت میں حق دعویٰ بنتا ہے، سوال کیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے کہا کیا کوئی رکن اسمبلی پارلیمنٹ کو خالی چھوڑ سکتا ہے؟ پارلیمان میں کرنے والا کام عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرتا ہے، سوالیہ انداز میں انہوں نے پوچھا. اور پھر کہتے ہیں کہ استعفیٰ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسمبلی کی رکنیت برقرار تھی ان لوگوں کی. رکن اسمبلی حلقے کے عوام کا نمائندہ اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے، وہ خالی نہیں چھوڑ سکتا، اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا درست ہے؟ یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا. کیا قانون سازی کے وقت بائیکاٹ کرنا پھر عدالت آ جانا پارلیمانی جمہوریت کو کمزور نہیں کرتا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تعین کیسے ہوگا کہ جو نیب ترامیم والا جو کیس ہے یہ عوامی مفاد اور عوامی اہمیت کا کیس ہے، مفاد عامہ کا کیس ہے. عوامی مفاد کا تعین کیا عدالت میں بیٹھے ہوئے 3 ججز کریں گے؟ کیا عوام نیب ترامیم کے خلاف چیخو پکار کر رہی ہے؟ نیب ترامیم کون سے بنیادی حقوق سے متصادم ہے؟ یہ تو بتایا ہی نہیں. یہ انہوں نے کہا ہے. اب دیکھیں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ جناب کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بناتی ہے، آئین بناتی ہے، آئین میں ترامیم کرتی ہے، تو کیا ہم 3 جج بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ عوام مفاد عامہ کا کیس ہے، مفاد عامہ کا معاملہ ہے، وہ پارلیمنٹ والوں کو نہیں پتا؟ اور اس کے جواب میں جو چیف جسٹس پاکستان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان سے پوچھتے ہیں. اچھا ان سوالوں کا جواب جو ہے یہ تو آنا چاہیے تھا جو درخواست گزار ہے عمران خان اس کے وکیل کی طرف سے، لیکن یہاں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہ جناب کیا درخواست گزار کا جو کنڈکٹ ہے اس بنیاد پہ کہ اس کا کنڈکٹ جو ہے اس کا رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، ہم مفاد عامہ کا کیس سننے سے انکار کر دیں، مقدمہ نہ سنیں ہم. یہ جواب دے رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس سید منصور علی شاہ کے جو ریمارکس ہیں یا جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں ان کا جواب وہ خود ہی دے رہے ہیں. پھر چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے کہا نا کہ پارلیمنٹ وہ قانونی کارروائی میں جو بل شل بن رہا تھا اس میں حصہ نہیں لیا قانون سازی میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب پوری دنیا میں چیف جسٹس نے کہا کہ پوری دنیا میں پارلیمنٹ کا جو ہے وہ بائیکاٹ ہوتا ہے. اور بہرحال انہوں نے ایک بات کی ہے کہ قانونی جو حکمت عملی ہے کسی سیاسی جماعت کی وہ بعض کا نا سیاسی لحاظ سے ایک بے وقوفی سی لگتی ہے. اور اعجاز الحسن صاحب نے فوری طور پہ جو لکمہ دیا ہے انہوں نے فرمایا، وکیل سے پوچھا سرکار کے جو وکیل تھے مختوم علی خان کہ بھئی یہ کتنے بندوں نے پاس کیا یہ قانون جو تھا نیب کا؟ تو انہوں نے کہا جب مشترکہ اجلاس تھا 166 بندوں نے یہ ووٹ دیے تھے اس کے حق میں، ترامیم کے حق میں، اور 442 کا ایوان بنتا ہے. تو یہ اب اس سے ایک نئی طرف وہ مقدمے کو شاید لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو وہ سادہ اکثریت کے ساتھ بھی بل پاس نہیں ہوئے، یہ وہ بھائی جو کورم ہوتا ہے نا 86 قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، تو 86 بندے جو حاضر ہیں، حاضر ارکان کی اکثریت نے دینا، حاضر ارکان کی اکثریت اس وقت 166 تھے وہ ووٹ دے گئے تھے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عجیب سی ایک سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے. پہلے ججز جو تھے وہ سوال کرنے سے پہلے آپس میں تھوڑی سی خسر پھسر کر لیتے تھے، ایسے سوالات نہیں کرتے تھے جس سے جو پہلے جج صاحب نے ریمارکس دیے ہوئے تھے ان کا رد ہوتا ہو. اب یہ ایک نئی روایت آ گئی ہے، 2 طرح کے خیالات رکھنے والے ججز جو ہیں وہ سامنے ہیں، لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہم خیال بینچ ہے، ہم خیال جج ہے، انہوں نے تو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اوپر سے ریمارکس ایسے دے دیتے ہیں کہ اس چیز کو تقویت ملتی ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ محتاط رہنا چاہیے اور ججوں کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے، جو ضروری سوالات ہیں وہ کریں. جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ ویلڈ ہیں، لیکن ان کا جو جواب الجواب آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے وہ اس سے تھوڑی سی صورتحال جو ہے نا وہ عجیب سی لگ رہی ہے. اچھا اب آتے ہیں جناب اس طرف کہ ڈھول دھمکے
खुशियाँ, मिठाइयाँ कि लो जी लाहौर हाई कोर्ट से हमने केस लिया जीत और 90 दिन के अंदर अंदर हो जाने इलेक्शन और हमने सब कुछ अड़ा के परे मारना है। ना नून लीग नज़र आनी है, ना पीपल्स पार्टी नज़र आनी है, हर तरफ पीटीआई होगी और पीटीआई की हुकूमत होगी पंजाब में, टेंशन वाली गल ही कोई नहीं। इन्होंने 1-2 दिन पहले भी ये खुशियाँ मनाई थी। जब ये जजमेंट दी थी, अनाउंस की थी लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहद करीम साहब ने कि जनाब इनको, और इन्होंने समझा उस जजमेंट से कि ये बहाल हो गए हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये तो पूरा ही रिलीफ दे दिया इनको और इंटरिम आर्डर के ज़रिए मुकम्मल दाद रसी फराहम नहीं की जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये दाद रसी हो सकती थी कि उन हलकों में इलेक्शन जो हैं वो रोक दिए जाएँ। फिर जनाब ये अभी जजमेंट आई नहीं, मैंने उस व्लॉग में भी कहा था कि जनाब वो अभी तक जजमेंट नहीं आई, साइन नहीं आया, अभी तो डेट का भी नहीं पता। अब जजमेंट आई है 10 तारीख को, वो जजमेंट जो है वो साइन करके उन्होंने जारी की है और उसमें वो बात ही नहीं है जो ये समझ रहे थे। वो अदालत के सामने जो मामला था, ये जो 43 अरकान असम्बली थे, रियाज फतेहाना साहब की सरबराही में इन्होंने पिटीशन दायर की हुई थी, तो उन्होंने ये कहा जब हमने इस्तीफे नहीं दिए वो सारी बातें हो चुकी हैं जनाब। वो क्यों कहते थे कि हमारे इस्तीफे जो है ये गैर कानूनी तौर पे मंजूर किए गए। तो अदालत ने जो हुक्म जारी किया है वो उसका आखिरी हिस्सा हम आपको दिखा देते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो इन्हें डी नोटिफाई किया था वो नोटिफिकेशन हम मुअत्तल कर रहे हैं। अदालत ने ये डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि इन हलकों में कोई इलेक्शन भी नहीं करवाने, क्योंकि अगर ये दरखास्तें मंजूर हो जाती हैं तो फिर जो भारी अखराजात इलेक्शन पे आते हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। ये उन्होंने स्टे किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस्तीफे मंजूर किए थे 22 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली ने, इन्होंने उनको चैलेंज तो किया है लेकिन वो नोटिफिकेशन दरखास्त के साथ नहीं लगाया। इसलिए मेरे हुक्म इम्तनाई का जो इतलाक है वो जो स्पीकर ने मंजूर किए थे इनके इस्तीफे उन पर नहीं होता। यानी अब पोजीशन ये है कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर किए हुए हैं, इनकी सीटें जो खाली डिक्लेयर की थी इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल है, इस्तीफे स्पीकर के हद तक मंजूर हो चुके हैं। मौजूदा जो पोजीशन है इस केस की पोजीशन में बता रहा हूँ, इसलिए ना इन सीटों पे इलेक्शन हो सकता है ना ये असम्बली में जा सकते हैं। असम्बली में जाएंगे वो कहते मेरी तरफ से इस्तीफे मंजूर हैं भाई आपके, और मेरा जो हुक्म है वो तो हाई कोर्ट ने मुअत्तल नहीं किया, तो वो तो मैदान में है, काबिल अमल है, नाफिजुल अमल है, तो आप ये नहीं आ सकते, आपके इस्तीफे मेरी तरफ से मंजूर हैं। अब अगला हुक्मनामा आएगा अदालत का तो फिर देखेंगे, अगर मेरा हुक्म मुअत्तल होगा तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या लाएं। और वो मैंने कल बता भी दिया था 64 के तहत भी इनको जो है वो डी-सीट किया जा सकता है। बहरहाल इनकी जो मिठाइयाँ खुशियाँ खशियाँ थी वो तो दब गई, लेकिन जो मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब ने जजमेंट दे दी है इसके बाद फिर डोल धमक्के शुरू हो गए। उनकी जो है ना 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो जजमेंट है और आखिरी सफ़ा जो है, जो ऑपरेटिव पार्ट है, जो हुक्म है उनका, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसमें वो ये हुक्म जारी करते हैं कि जनाब फौरी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन है वो तारीख अनाउंस करे इलेक्शनों की, पंजाब में पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो होने हैं। लेकिन साथ ही वो लिखते हैं कि गवर्नर की मुशावरत के साथ तारीख मुकर्रर की जाए। गवर्नर क्योंकि हेड ऑफ द प्रोविंस हैं, उनके साथ मुशावरत ज़रूरी है उनकी जजमेंट की रोशनी में। और साथ ही वो कहते हैं इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि मुशावरत करें लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। उनकी जो पूरी जजमेंट है उसका जो क्रक्स है वो भी हम आपके सामने रखेंगे ये, लेकिन इससे पहले देख लीजिए इस जजमेंट की रोशनी में ये इलेक्शन किस तारीख से पहले होना ज़रूरी है। 14 जनवरी को ये असम्बली जो है ये तहलील हुई थी
जो समरी भेजी गई थी उसके 48 घंटे पूरे हो गए और ये कानून के तहत खुद ही ये असम्बली जो है ये 14 जनवरी को तहलील होगी पंजाब असम्बली। और फिर 90 दिन यानी कि 14 अप्रैल से पहले पहले ये इलेक्शन जो है ये होने चाहिए, ये जजमेंट जो कह रही है उसके मुताबिक। और इसमें से 28 दिन तो गुजर गए हुए हैं और बाकी तकरीबन 62 दिन रहते हैं। इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन के प्रोसेस के लिए 40 दिन दरकार होते हैं इलेक्शन कमीशन को, यानी कागजात नामजदगी दाखिल करने से लेके पोलिंग तक 40 दिन का वो कोई शेड्यूल जो है वो जारी किया जाता है। उसमें फिर अपीलें आ जाती हैं, एतराज़ात आ जाते हैं, कागजात नामजदगी मंजूरी नामंजूरी दोनों सूरतों में फिर वो ट्रिब्यूनल में मामला जाना जो भी है। बहरहाल इनके पास तो अभी 62 दिन है, इनको चाहिए 40 42 45 दिन लगा लें आप, ये उसके उन दिनों के अंदर अंदर ये इलेक्शन हो सकता है। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसका जो क्रक्स है, जो खुलासा है, वो ये कहते हैं कि जनाब जो आइन का आर्टिकल 224 है उसके तहत 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। जज सब ये फरमा रहे हैं और इस पे किसी ने कोई इतराज नहीं किया। इन्होंने कहा ठीक है जनाब 90 दिन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन होना है। तो अब जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की, समरी मंजूर नहीं की। वो अगर मंजूर करते तो फिर तारीख देना उनकी जिम्मेदारी थी। अब वो कहते हैं कि ये सवाल ये पैदा हो गया है कि इलेक्शन की तारीख देने वाली अथॉरिटी कौन है, कौन मजाज है कि इलेक्शन की तारीख दे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आइन के तहत, ये आइन के आर्टिकल 224 के वही इन्होंने हवाला दिया कि उसके तहत ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अमल करे, इलेक्शन करवाए, इंतजाम इंतजाम और इनकाद जो है इलेक्शन का ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। वो कहते हैं क्योंकि आइन में ये खास तौर पर मेंशन नहीं है कि कौन तारीख देने का मजाज है, ये किसकी जिम्मेदारी है तारीख दे। अगर तो गवर्नर तहलील करे फिर तो गवर्नर की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करता तहलील गवर्नर, अपनी कानूनी मुद्दत पूरी होने के बाद समरी की असम्बली तहलील होती है तो फिर वो कानून में, आइन में ये लिखा नहीं हुआ, खास तौर पे मेंशन नहीं है कि किसने करना है। और वो फिर उन्होंने बता दिया कि क्योंकि इंतजाम इंतजाम और इनकाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन करवाना उनका इख्तियार है, तो फिर ये डेट भी वही देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ जजमेंट्स के हवाले देके और जो रूह है आइन की उसको देखते हुए उन्होंने कहा जनाब क्योंकि ये सूबे के जो सरबराह हैं गवर्नर, तो उनके साथ मुशावरत भी ज़रूरी है क्योंकि जो इंतज़ाम इन जो होना होता है वो पाबंद है सारे इलेक्शन कमीशन की जो हदायत है इलेक्शन के हवाले से वो मानने के, इंतज़ामात वगैरह ये वो, तो वो उनके साथ भी मुशावरत ज़रूरी है। तो उनका उनके साथ मुशावरत करें, तारीख दें और यकीनी बनाएं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। ये है उनका क्रक्स। अब क्या हो सकता है अगर हुकूमत जो है वो नहीं इलेक्शन करवाना चाहती या उनके पास जेन्युइन जवाब है कि जनाब ये इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर उनके पास क्या रास्ते हैं और वो कानूनी तौर पे कैसे वेर सकती है। वेर का मुझे को ना उसका मुतबादल लफ्ज़ मिल नहीं रहा। तो वेर जो है ये बड़ा आप कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव लफ्ज़ है इस मामले को देखने के लिए। अब अदालत ने कह दिया जनाब इंतज़ाम व इंसराम और इनकाद और शफाफ इलेक्शन बनाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो भाई जो मसला पैदा हुआ है, जो गवर्नर ने ख़त लिखा हुआ है उनको और उन्होंने रीजनिंग दी हुई है और तजावीज़ दी हुई हैं कि इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता, वसाइल की कमी है, माली मुश्किलात हैं, अमन अमा की सूरत हाल है, सैलाब है, रोज़े आने वाले, जो वो रोज़ों वाली बात, रोज़ों में तो मामूलात जो है वो चलने चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुख्तलिफ रीज़निंग उन्होंने दी हुई है। तो फिर अकेले इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ाम नहीं करना होता है, हुकूमत ने उनकी मुआवनत करना होती है। अगर हुकूमत कह रही है कि जनाब हमारे पास वसाइल नहीं है, आप हुक्म दे रहे हैं कोई काम करने के लिए, आप कह दीजिए बिल्डिंग बना दें जनाब, मटीरियल हो ना, आप हुक्म दिए जाएँ
ठेकेदार को या मिस्त्री को कि जनाब ये बिल्डिंग बना दें 90 दिन के अंदर अंदर। वो कहे भाई जी ना सीमेंट है, ना बजरी है, ना ईंट है, ना रोड़ा है, तो कैसे हम ये बिल्डिंग खड़ी कर दें? तो वो ये एक जो है इसमें रुकावट आ सकती है कि गवर्नर साहब फिर कहें कि जनाब मैंने तो आपको खत लिखा था कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਸਾइल आ रहे ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डेट देनी तो दे दो। ये इत्तेफाक होता हुआ नजर नहीं आ रहा 90 दिन वाली बात। फिर मामला अदालत में जाएगा। और दूसरा कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाए, यानी इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ही एक अपील दायर कर दी जाए। लेकिन जो इन्होंने जजमेंट दी है ना, अपील तो थी कि कानूनी सुकम हो, बज़ाहिर इसमें कोई कानूनी सुकम ऐसा नजर आ नहीं रहा। लेकिन ये इंतजाम इंतजाम वाली जो बात है, इसकी बुनियाद पे कि जनाब आपने अदालत को ये बताया भी गया था, अदालत के सामने वो लेटर भी थे, फिर भी उन्होंने इस नुक्ते को नज़रअंदाज किया। बहरहाल, और दूसरा ये कि गवर्नर साहब के पास वो आते हैं या मुशावरत के लिए, तो वो कहते हैं जनाब इमरान खान साहब के दौर में इनकी सरबराही में मुश्तरका मफादात कौंसिल ने जो फैसला किया था कि आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। और नई हल्का ज़ाहिर नई मरदमशुमारी तो नई हल्का बंदी है। तो फिर वो कहेंगे जनाब इस मामले को ये भी एक आईनी पहलू है, कानूनी पहलू है, तो वो ये मामला भी वहाँ उठाया जा सकता है अपील में या अदालत में। दोबारा मामला अगर जाता है तो ये चीज़ भी सामने आ सकती है। जनाब मुश्तरका मफादात कौंसिल की फैसले की रोशनी में तो अब मरदमशुमारी हो रही है, तो वो मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद ये आप इलेक्शन करवा लें नई हल्का बंदियाँ करके। और एक सूरत ये भी हो सकती है कि ठीक है जनाब गवर्नर साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख अनाउंस कर देता है, शेड्यूल जारी कर देता है, और फिर उनको जो मदद चाहिए होगी इंतज़ामिया से, उसके लिए इंतज़ामिया फिर हाथ खड़े कर देती है कि जनाब हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे रेंजर्स दस्तयाब नहीं है, या अगर वजारत दाखिला से ये मांगते हैं कि हमें रेंजर्स दे दें या हमें फ़ौज दरकार होगी इलेक्शन के लिए, अमन आमा के लिए, तो फिर वो कहेंगे जनाब वहाँ से कोई ऐसा मसला हो जाए कि जनाब वो तो पहले ही हम फंसे हुए हैं फलां फलां मामलात में, वो नहीं दी जा सकती। और फिर अमले का मसला होगा, अमले के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहले ही इनकार कर चुकी है इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम आरओज़ और डीआरओज़ वगैरह हम अपने जजों को नहीं दे सकते। तो फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतज़ामिया को तो मजबूर कर सकता है कि जनाब चलो मास्टर आ जाओ, प्रोफेसर आ जाओ, इलेक्शन करवाओ, फलां फलां महकमे में बंदे फाड़ लो। अदलिया को नहीं कर सकता, क्योंकि आइन के तहत इंतज़ामिया उनकी मदद की मावनत की पाबंद है, अदलिया नहीं है। तो ये भी एक इशू आ सकता है। और ये डेट भी चलो अनाउंस कर दे, सारा कुछ हो जाए, एंड वक्त पे ये पता चले जनाब वो तो इंतजामात ही नहीं हो रहे, ना पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं है जी साढ़े को, तो है ही नहीं पैसे, पहलों ही 2.5 अरब दे सारे ज़खायर रह गए ने ज़र मुबादला दे, ते थोनू कित्थों पैसे दे दिए, अगे बड़ा मसला ख़राब होया है, तो वो हम कर रहे हैं जनाब, वो वफाक ने देने हैं। और वहाँ ये भी एक हो सकता है कोई इसी दौरान कोई ऐसा कानून बन जाए पार्लियामेंट से, ये पार्लियामेंट ऐसा कानून बना दे जिसकी वजह से ये जो इलेक्शन है ये मौखर हो जाए, आगे चले जाएं। अगर हुकूमत ने ये तहिया कर लिया हुआ है कि नहीं करवाने इलेक्शन, और जो हमारे पास जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे पास वजूहात हैं वो जायज़ हैं, तो फिर इस्लामाबाद में क्या हुआ था? इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन जो हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जनाब कल इलेक्शन हो जाए, पहले शेड्यूल दिया था, फिर वो उसके मुताबिक नहीं हो सके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा करो, अभी तक नहीं हुए, मामला पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, कानून साजी हो रही है। यहाँ भी कुछ ऐसे हो सकता है। वो कहते हैं ना पंजाबी का एक मुहावरा है कि मन हरामी हुज्जतां ढेर, कि अगर दिल में ही ये मैल है तो बहाने बहुत, ये बड़े बहाने हो सकते हैं। फिर आईसीए से फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर बहरहाल अगर हुकूमत ये कहती रहे, वहाँ दस्तावेजात पेश करती रहे कि जनाब नई मिसाइल हैगे, हथ खड़े हैगे ने, और फिर जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल वाला मामला है वो, और
सिंध हुकूमत जो है वो चले जाए सुप्रीम कोर्ट में, जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो चली जाए, और जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे और जमहूरियत की कि चारों सूबाई असम्बलियों का इकट्ठे इलेक्शन होने हैं और वफाक का और कौमी असम्बली का इकट्ठा इलेक्शन होना है, ये सारी चीज़ें और रवायत जो रही है हमारे, ये रवायत में भी फैसले होते हैं ना, जो कन्वेंशंस होते हैं वो भी कानून का दर्जा रखते हैं जमहूरियत में। बहरहाल ये जो ढोल ढमक्के, खुशियाँ-खशियाँ, इनके वो चांसेस मौजूद हैं कि ये बस धरे के धरे रह जाने हैं। बहरहाल आने वाला वक़्त फैसला करेगा कि आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर ये फैसला कर लिया हुआ है हुकूमत ने कि इलेक्शन ये पंजाब के और केपी के दोनों सूबों के 90 दिन वाला जो मामला है, ये आगे लेके जाना है और जनरल इलेक्शन के साथ ही ये इलेक्शन जो है दोनों सूबों के भी करवाने हैं। तो फिर वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो मन हरामी हुज्जतां ढेर, तो फिर वो कह रहे बहुत सारे वो जायज़ रिकॉर्ड भी बन जाते हैं, शहादतें भी सामने आ जाती हैं, दस्तावेज़ात भी पेश कर दी जाती हैं अदालत में कि जनाब ਅਸੀਂ झूठ नहीं बोल रहे, देख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने सारा कुछ पिया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।